आज हम बात करेंगे प्राइवेट हॉस्पिटल माफिया की। आज हम एक छोटी सी ट्रीटमेंट के लिए कितने पे करते हैं, हजारों में या लाखों में। वैसे तो ये ट्रीटमेंट और हॉस्पिटल पर डिपेंड करता है, पर फिर भी हमें इतने सालों में इतना तो रियलाइज हो गया है कि हम जो पे करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वो काफी ज्यादा अमाउंट होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से तो कई ज्यादा गुना होता है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स इतना चार्ज क्यों करते हैं? क्यों प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के चार्जेस में जमीन आसमान का फर्क होता है? मगर क्यों? और हमारी सरकार ने क्या मेजर्स लिए हैं इस पर? आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो इसमें हम तीनों पक्षों की बात रखेंगे, एक तो पब्लिक, गवर्नमेंट और हॉस्पिटल वालों की तरफ से भी हम अपने पॉइंट्स रखेंगे। तीनों के पॉइंट्स आपको बताएंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। पिछले साल पेंडेमिक की शुरुआती महीनों में प्राइवेट हॉस्पिटल्स 25,000 रुपए चार्ज कर रहे थे, 34,000 to 43,000 चार्ज कर रहे थे आईसीयू बेड्स विदाउट वेंटिलेटर के लिए, और 44,000 से 54,000 चार्ज कर रहे थे आईसीयू बेड्स विद वेंटिलेटर। ये सिर्फ पर डे चार्जेस है और इन सब में पीपीई चार्जेस भी इंक्लूडेड नहीं थे, यानी कि हफ्ते भर का कोविड के ट्रीटमेंट का खर्चा भी लाखों में हो सकता है। इसके बाद 20 जून को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और दिल्ली गवर्नमेंट ने ऑर्डर इशू किए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कोविड ट्रीटमेंट को लेकर, और इन प्राइसेस को फिक्स किया ऑलमोस्ट आधे से भी कम प्राइस में। और सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि बाकी कुछ स्टेट्स में भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए कोविड ट्रीटमेंट के चार्जेस फिक्स कर दिए। पर जब गवर्नमेंट में बेड चार्जेस फिक्स कर दिए तब इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने दूसरे तरीके से अपनाना शुरू कर दिया। जैसे कि एक सीनियर सिटीजन 67 साल के गए थे बेंगलोर के किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, ये बस कोविड सस्पेक्ट थे और उनके 10 दिन के खर्चे का एस्टिमेट बिल था 9 लाख से ज्यादा दिया गया। ये क्या बात करता है यार? इसमें से 3 लाख सिर्फ मेडिकल सप्लाईज के थे और 1.5 लाख वेंटिलेटर चार्जेस। बिल का अमाउंट सुन के ही ये फिर से बाहर चले आए। इससे ये सवाल आता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल फर्स्ट प्लेस में इतना एक्सपेंसिव क्यों होते हैं? सबसे पहले तो ये कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ठीक से कभी भी रेगुलेट नहीं किया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? वैसे तो 2010 में क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन पास किया गया गवर्नमेंट द्वारा, जिसमें हेल्थ केयर सेंटर्स की क्वालिटी की बात की गई थी। पर जब प्राइस रेगुलेशन अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस करने की बात आई तब गवर्नमेंट ने इसे रिजेक्ट कर दिया था। इसके अलावा और कोई एक्ट नहीं है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए। शॉर्ट में कहा जाए तो प्राइवेट हॉस्पिटल को एक टिपिकल इंडियन फैमिली के मेल चाइल्ड की तरह रखा जाता है, क्योंकि इसे सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट्स दी जाती है और वो भी बिना किसी सवाल के। और ये इसीलिए भी रेगुलेट नहीं किया जाता क्योंकि आजकल प्राइवेट हॉस्पिटल्स पॉलिटिकली भी काफी कनेक्टेड होती हैं। ऑलमोस्ट हर बड़े पॉलिटिशियंस के प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, तो क्यों कोई अपनी पेट पर लात मारेगा? क्या हुआ? कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। दूसरा ये भी कहीं ना कहीं हम लोगों ने भी ये एक्सेप्ट कर लिया है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो महंगे होंगे ही, फिर चाहे वो लोग एक प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस ही क्यों ना हो, पर एटलीस्ट सर्विस तो प्रोवाइड करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। गवर्नमेंट हॉस्पिटल कौन जाएगा? उनकी हालत देखिए कभी। ऐसा हम क्यों सोचते हैं? हायर और अपर मिडिल क्लास तो क्या बल्कि लोअर मिडिल क्लास के लोग भी यही सोचते हैं। और तीसरा ये कि पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स को हमेशा से ही नेग्लेक्ट किया गया है सरकार द्वारा। ये हमेशा से ही अंडर फंडेड रहे हैं और जितना फंड्स होता है वो भी कई बार करप्शन में खा लिया जाता है। इसलिए आज देश में टोटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में 62% प्राइवेट है, और अगर स्टेट वाइज देखा जाए तो डेटा कुछ ऐसा दिखता है। ऑलमोस्ट हर स्टेट में पब्लिक हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल से कम है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका जैसे स्टेट्स में पब्लिक हॉस्पिटल्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स के कंपैरिजन में सिर्फ 1/4 है, जबकि यूपी और महाराष्ट्र फिलहाल टॉप 2 स्टेट्स हैं पॉपुलेशन वाइज, और कर्नाटका भी टॉप 10 में से शामिल है। और अभी भी इन स्टेट्स में अच्छी खासी पॉपुलेशन रूरल एरियाज में ही रहती है, जो कि मेजरली पब्लिक हेल्थ केयर पर डिपेंडेंट होती है। पब्लिक हेल्थ केयर भी एक काफी बड़ा टॉपिक है जिस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, तो अगर आप पब्लिक और रूरल हेल्थ केयर को और अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो ये वीडियो देख लीजिए। इसमें हमने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, मिल जाएगा। उसमें हमने बहुत अच्छे से किया कि प्राइमरी हेल्थ केयर क्या होता है, सीएचसी क्या होता है, एक बड़ा रीजन इसमें डॉक्टर्स भी हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स की कमाई की सबसे बड़ा हिस्सा
जाता है डॉक्टर्स के पास। 2019 में प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ डॉक्टर्स का अर्निंग शेयर था 18% और कुछ हॉस्पिटल जैसे कि अपोलो है वो तो 28% तक अपनी अर्निंग डॉक्टर से शेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर्स की मंथली सैलरी ही लाखों में होती है। ये डॉक्टर बनने के लिए कितना मांगता है? अब 2020-21 का ही डेटा देख लो तो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट डॉक्टर जैसे कि एमडी की एवरेज सैलरी होती है 1 लाख, जबकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मिलते हैं 70,000 रुपीज। और ये तो बस फ्रेशर्स की सैलरी है, तो सोचो फिर एक्सपीरियंस डॉक्टर्स कितना चार्ज करते होंगे। और अगर आप खुद का नर्सिंग होम चलाते हो तो फिर तो आप हर महीने BMW ले सकते हो। डॉक्टर लोहाना, कट बहुत गहरा है, इमरजेंसी है, ट्रीटमेंट करो। फिक्र करने की कोई बात नहीं, डॉक्टर लोहाना संभाल लेंगे। इसलिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बाकी सब चार्जेस जैसे मेडिकल सप्लाईज, लैब चार्जेस, वेंटिलेटर चार्जेस, नर्सिंग चार्जेस, पीपीई किट्स, ये सब के चार्जेस इतने ज्यादा होते हैं। उसको सांस तो लेने देवे। चलो अब ये जानते हैं कि इनमें गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसीज अप्लाई की हैं। 2017 में नेशनल हेल्थ पॉलिसी इंप्लीमेंट की गई थी और उसके 1 साल बाद ही आयुष्मान भारत योजना भी लॉन्च किया गया था इसी हेल्थ पॉलिसी के अंडर। इसी स्कीम में 50 करोड़ सिटीजन्स को हेल्थ कवरेज प्रोवाइड की गई थी, जिसमें से पर फैमिली पर ईयर 5 लाख तक की कवरेज थी। इसमें सिर्फ पब्लिक ही नहीं बल्कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को भी इंक्लूड किया गया था। पर इसके फर्स्ट ईयर का बजट जीडीपी का सिर्फ 0.01% था, इसलिए बहुत ही कम प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ने इसमें एनरोल किया क्योंकि ये स्कीम काफी अंडर फंडेड थी। पर नीति आयोग ने जनवरी 2020 में ये तक प्रपोज कर दिया कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के साथ लिंक कर देना चाहिए और इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का नाम दे देना चाहिए। तो चलो अब इस चीज को हम दूसरे कंट्रीज के साथ कंपेयर करते हैं कि बाकी कंट्रीज कितना स्पेंड करती हैं मेडिकल्स में। अकॉर्डिंग टू संडे गार्डियन रिपोर्ट, इंडिया उन कंट्रीज में से है जो कि सबसे कम परसेंटेज शेयर स्पेंड करती हैं पब्लिक हेल्थ केयर पर। जीडीपी का सिर्फ 1.26% स्पेंड होता है पब्लिक हेल्थ केयर पर, जबकि यूके, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज 9% स्पेंड करते हैं और कनाडा, जापान, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, फ्रांस जैसे 10% स्पेंड करते हैं पब्लिक हेल्थ केयर पर। यहां तक कि बांग्लादेश और पाकिस्तान भी 3% से ज्यादा स्पेंड करते हैं पब्लिक हेल्थ केयर पर। यार एक अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम प्रोवाइड करना हमारी सरकार का ही काम होता है, पर आज इसे लग्जरी की तरह ट्रीट किया जा रहा है क्योंकि हमने भी इसे अब मांगना छोड़ दिया है। हम प्राइवेट हॉस्पिटल इसलिए जाते हैं क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं होता हमारे पास। गवर्नमेंट हॉस्पिटल ज्यादातर फैसिलिटीज लैक करते हैं। अगर इसे बदलना है तो हमें भी बाकी कंट्रीज की तरह जीडीपी का हिस्सा खर्च करना पड़ेगा हेल्थ केयर पर, तब भी हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स प्राइवेट हॉस्पिटल से कंपीट कर पाएंगी और तब जाकर हमें थोड़ी अच्छी हेल्थ केयर मिलेगी। मैं शायद कुछ ज़्यादा सोच रहा हूँ, पर आप क्या सोचते हैं इस बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको लगता है कि हेल्थ इज़ इम्पोर्टेंट इशू? वैसे तो है, लगता क्या है, फटी पड़ी यहाँ लोगों की। और हेल्थ केयर पे तो यार करना चाहिए। आधे प्राइमरी हेल्थ केयर, सीएससी आधे तो ऐसे बंद पड़े हैं यार, डॉक्टर्स हैं नहीं, डॉक्टर्स आधे एलिजिबल नहीं है, डॉक्टर्स अपना धंधा कर रहे हैं। हॉस्पिटल्स तो चाहिए यार, हेल्थ केयर को तो अपने को अच्छा करना पड़ेगा यार, कोई ऑप्शन नहीं है। तो यार अपनी सरकारों से मांगो यार, जब भी वोट देते हो तो बोलो भैया हमारे हेल्थ केयर में सही करो, नहीं तो बकचोदी नहीं चाहिए हमें। हेल्थ केयर सही करो भाई, विदाउट हेल्थ केयर सही किए नहीं हो सकता, कुछ भी करना पड़ेगा। गवर्नमेंट्स को प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी, एज ए सिटीजन हमें भी प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी जब भी हम वोट दे रहे हैं, तभी कुछ होगा, वरना तो फिर ऐसा ही है। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।